हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं वर्ग 3 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो कि बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। और गाइस इसमें टोटल 13 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। गाइस इन 13 क्वेश्चन को हम व्याख्या के सहित समझेंगे और ये प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाएं और चेक करें आपकी तैयारी कैसी चल रही है। 13 में से जितने भी क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देते हैं हमारे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को क्या चाहिए? ऑप्शन है कठोरता से देखना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, या फिर समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, बच्चों के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को उनकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, क्योंकि दोस्तों बच्चों की घर की तथा समाज की भाषा तथा विद्यालय की भाषा में भिन्नता होती है। ठीक है, घर तथा समाज की भाषा और विद्यालय की भाषा में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? ऑप्शन है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, या फिर पाठ्य पुस्तक वाचन। यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए आदर्श वाचन के साथ। देखिए, स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाता है, याद रखना। और सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए जो सबसे उपयुक्त साधन है वो आदर्श वाचन है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, या फिर अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, लेकिन बिल्कुल ईजी है। क्या है? अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय यह आवश्यक होता है कि उनके बीच अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करें, ना कि उन्हें कक्षा में अलग बैठने को कहा चाहिए, ना कि उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। यह सही नहीं है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, और गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर सा को सा कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? ऑप्शन है उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसीलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे, उसे सा और सा के उच्चारण स्थान की पूर्ण जानकारी देंगे, या फिर वह जब सा को सा कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसीलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। देखिए, यदि सुनैना अक्सर सा को सा कहती है तो हम एक शिक्षक होने के नाते हमारा यह उत्तरदायित्व बनता है कि हम यह समझें कि यह क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भी हो सकता है और उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए अवसर देंगे। ठीक है, जिससे उसकी गलतियों में सुधार आ सके। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? भाषा कौशल में ऑप्शन है लेखन, वाचन, श्रवण, या फिर उच्चारण। देखिए, 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से? श्रवण, उच्चारण, पठन और लेखन।
तो भाषा कौशलों में जो सबसे पहले कौशल आता है वो है श्रवण। क्या है? श्रवण। श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। और देखिए हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे नवजात शिशु है वो सबसे पहले सुनता है, फिर उसका अनुकरण करके छोटी छोटी ध्वनियां उच्चारित करता है। और भाषाई कौशल के विकास के संदर्भ में जो क्रम है उसका वो क्या है? श्रवण, उच्चारण, पठन और फिर है लेखन। ठीक है, ये 4 हैं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को क्या सिखाना चाहती है? ऑप्शन है अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, या फिर परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो देखिए जब कोई शिक्षिका किसी वाक्य में भी, ही, तो, ठीक है, ऐसे अनेक निपात शब्दों के बारे में अर्थांतर करती है तो वह भाषा की बारीकियों को समझाना चाहती है। क्या है? भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, पठन पाठन के अंत में कैसे अभ्यास और गतिविधियां हों? ऑप्शन है सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, या फिर पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। देखिए विद्यालय में हमेशा पठन पाठन के अंत में शारीरिक मानसिक अभ्यास के कार्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम अनिवार्य रूप से होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे प्रेरित होते हैं और कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, क्या है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव, या फिर बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तैयार करना है। क्या है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, ऑप्शन है अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, या फिर कुछ कह नहीं सकते। देखिए उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, तो गाइस उपचारात्मक शिक्षण द्वारा शिक्षक कक्षा में छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। ठीक है, अब देखिए उपचारात्मक शिक्षण विधि में शिक्षक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को समस्याओं को समझकर जानकर विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करता है और उन्हें उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। देखिए उपचारात्मक विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी गई है। यह बात भी आपको याद रखना है कि उपचारात्मक विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी गई है। क्लियर? यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। परस्पर बातचीत मुख्यतः क्या है? ऑप्शन है समय की बर्बादी है, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है, या फिर पढ़ने लिखने में सहायक है। देखिए परस्पर बातचीत, तो गाइस परस्पर बातचीत जो है वो मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है।
ठीक है। और जो 3 है ये शिक्षण दृष्टि से इनके कोई भी महत्व नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? ऑप्शन है भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो गाइस एक भाषा शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि वह अपने बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए, जिससे कि भाषा संबंधी उनकी पकड़ मजबूत हो सके और इससे उनमें भाषागत बोधगम्यता बढ़ेगी। ठीक है, क्या है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर करें। भाषा स्वयं में क्या है? ऑप्शन एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, या फिर संप्रेषण का एकमात्र साधन है। क्या है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है गाइस। तो भाषा का जहां तक प्रश्न है तो यहाँ स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने व्याकरण के दायरे में आबद्ध रहकर गतिमान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बलाघात का प्रयोग होगा, बलाघात किस कौशल में होगा? ऑप्शन है श्रवण कौशल में, बोलने के कौशल में, पठन कौशल में, या फिर लेखन कौशल में। बलाघात, तो गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। बोलने के कौशल में बलाघात का प्रयोग होता है। ठीक है, बोलने के कौशल में, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा किस पर बल देती है? आपके ऑप्शन है गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती हैं, या फिर सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती हैं। क्या है? सभी भाषाओं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। क्या है? समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम, देखिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, या फिर हिंदी होना चाहिए। तो गाइस प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम जो है वो बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। क्या है? बच्चे की मातृभाषा, जो कि समाज एवं परिवार के बीच वह वही भाषा सीखता है, तो बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, पहले हम इसे पढ़ लेंगे। नदी के उस पार जाने को मेरा बहुत मन करता है माँ, वहाँ कतार में बंधी है नावें बांस की खूंटियों से, उसी रास्ते दूर दूर जाते हैं हल जोतने किसान कंधों पर हल रखे, रभाते हुए गाय बैल तैर कर जाते हैं उस पार घास चरने, शाम को जब वे लौटते हैं घर ऊंची ऊंची घास में छिपकर, हुक्के हो करते हैं सियार माँ तुम बुरा न माने तो बड़ा होकर मैं नाव खेने वाला एक नाविक बनूंगा। प्रश्न है इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है? ऑप्शन है लेखक नाविक की माँ को, कोई किसी को नहीं, लेखक अपनी माँ को, या फिर लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को। जैसे कि गाइस हमने अभी कविता पढ़ी है तो वहां पर हमारा राइट आंसर होगा लेखक के रूप में एक बच्चा
माँ को संबोधित कर रहा है और वह कह रहा है कि माँ मैं बड़ा होकर नाव चलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है? ऑप्शन है, वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है, वह नाव चलाने संबंधी अपने शौक को पूरा करना चाहता है, वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, या फिर वह हल चलाना चाहता है। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया होगा? ऑप्शन है, कहीं लहरें नाव को बहाकर न ले जाएं, बांसों की खूंटियां पानी में तैरती रहती हैं ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नाव न ले जाए, या फिर नाविक ऐसा ही करते हैं। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? नावों के बांसों की खूंटियों से इसलिए बांधा गया है नाव को ताकि कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाएं। ठीक है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माँ तू बुरा न माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती? ऑप्शन है, लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है, माँ को बुरा लग गया होगा, लेखक माँ के संवेगों का ध्यान रखना चाहता है, या फिर लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कविता में पुनरुक्त शब्द योग में आए हैं। पुनरुक्त शब्द ऑप्शन है, दूर दूर ऊंची ऊंची, गाय बैल, दूर दूर, या फिर ऊंची ऊंची। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूर दूर ऊंची ऊंची। ठीक है, कविता में प्रयुक्त पुनरुक्त शब्द हैं। और देखिए शब्दों के इस तरह के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य आ जाता है। ठीक है, याद रखना हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। तैर कर जाते हैं उस पार, पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि? ऑप्शन है, लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, लेखक तुक में ला रहा है, वह क्रिया शब्द है, या फिर कविता में क्रिया शब्द पहले आते हैं। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? लेखक तुक मिला रहा है। देखिए तैर कर जाते हैं उस पार, पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि कविता में लेखक तुकबंदी को मिला रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, फिर इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरे उठने की थी। एक दिन उतने सवेरे एक छोटा बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि यह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े? जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही है तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? यह आखिर कहना क्या चाह रहा है? उसने फिर कहा, नीना, अंडे, कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज पर अंडे की शक्ल बनाकर उसमें रंग भर रही थी। इस बच्चे की इच्छा यह थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसमें रंग भरना शुरू कर दिया।
उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। प्रश्न देखते हैं। बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि वह क्या बताना चाहता है? ऑप्शन है, वह रंग भरने की बात बताना चाहता है, वह अंडा बनाना चाहता था, वह कागज और क्रेयॉन चाहता था, या फिर वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी। वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई। देखिए, बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। ठीक है, इसीलिए वह उसे बताना चाहता था। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे क्या चाहते हैं? ऑप्शन है, कागज चाहते हैं, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, रंग चाहते हैं, या फिर तस्वीर चाहते हैं। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्लियर? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा। ऑप्शन है, हर हालत में अपनी बात कह देता है, लकीरों को कीड़ा मानता है, टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को ही बना सकता है, या फिर दो अलग चीजों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। देखिए, बच्चे के द्वारा टेढ़ी मेढ़ी लकीरों के कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा दो अलग अलग चीजों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन है, बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है, बच्चे ने अंडा देखकर नहीं इसीलिए वह अंडा नहीं बना पाया, उसका भी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया, या फिर बच्चा अंडा नहीं बना सकता। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रेखाओं को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा वृत्त को क्या कह सकता है? ऑप्शन है, चूड़ी, पेड़, छतरी, या फिर चम्मच। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? चूड़ी। कैसे? देखिए, जिस प्रकार से बच्चे ने सादृश्यता के आधार पर रेखाओं को कीड़ा कहा है, उसी प्रकार बच्चा वृत्त को चूड़ी कह सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को टेढ़ा मेढ़ी रेखा कीड़े के समान दिखाई पड़ी और बच्चा कीड़े के बारे में जानता है, इसीलिए उसने रेखा को कीड़ा कहा। इसीलिए वृत्त का आकार और चूड़ी का आकार समान होने के कारण बच्चा वृत्त को भी चूड़ी कह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन है, बहुत सवेरे की ओर, सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है, बहुत जल्दी, या फिर सवेरे की ओर। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। मिश्रित वाक्य का उदाहरण। ऑप्शन है, यह आखिर क्या कहना चाह रहा है? अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई।
मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े। उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े। यह वाक्य जो है वो मिश्रित वाक्य है। देखिए, मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और इसमें एक प्रधान उपवाक्य एवं दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? ऑप्शन है खुश हो गया, खुशी से फूला ना समाया, गदगद हो गया या फिर खिल उठा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। वाक्य में रेखांकित अंश खुशी से दमक उठा के लिए जो उपयुक्त मुहावरा है वो है खिल उठा। क्या है? खिल उठा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या? वाक्य में कुछ शब्द है, क्या है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चय संख्यावाचक विश्लेषण। देखिए, इस वाक्य में कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए, खाने पीने तौलने नापने की वस्तुओं के लिए परिमाणवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। इसके दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास में हमने हिंदी के प्रैक्टिस सेट के 13 क्वेश्चन बिल्कुल व्याख्या सहित समझे हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो गाइस यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।